Good morning, everyone. In today's session, we will discuss about the thermodynamic principles of metallurgy and the Ellingham diagram. तो जो हमने अभी आपको बताया कि आज के लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी को समझेंगे, इसके बारे में देखेंगे कि ये होता क्या है, और उसके बाद एलिंगम डायग्राम के बेसिस के ऊपर भी हम इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। तो आखिर इस बात की सेंस क्या है, ये थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल का यहाँ पे मतलब क्या है, इसको कौन से स्टेप के अंदर हम यूज करने जा रहे हैं, उस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है कौन कौन सी स्टेप्स थी मेटलर्जी में, और जिसके दौरान वो कौन सी स्टेप है जिसमें हम ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल ये लिंगम डायग्राम को हम यूज करने वाले हैं। तो वो कौन सी चीज है ऐसी, तो अभी हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमने ये सीखा है कि मेटलर्जी है क्या। तो मेटलर्जी क्या है, हमने ये देखा था कि हमें किसी भी मेटल को, किसी एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है इकोनॉमिकल एंड बेनिफिशियल वे से। तो वो जो प्रोसेस है ऐसी एक्सट्रैक्शन की, उसको हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी। मींस द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट from their ore in a economical and the beneficial way that called as the metallurgy। अब कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं मेटलर्जी के दौरान जो हमने पिछले सेशंस के अंदर देखी हैं, जो डिपेंड करती थी नेचर ऑफ द ओर और नेचर ऑफ द इम्प्यूरिटीज के बेसिस के ऊपर। लेकिन कुछ कॉमन स्टेप्स तो होंगी ही, बट एवर मे बी द नेचर ऑफ द ओर, बट एवर मे बी द नेचर ऑफ द इम्प्यूरिटी, द बेसिक स्टेप्स विल रिमेन द सेम। द स्टेप्स, जो सब स्टेप्स होती हैं वो आपकी चेंज हो सकती है। तो बेसिक स्टेप्स हैं क्या इसमें। पहली स्टेप जैसे हमने आपको बता चुके हैं पहले ही, दैट इज द क्रशिंग। पहली स्टेप हमेशा क्या रहेगी, होती है हमेशा ही क्रशिंग। और क्रशिंग के दौरान आपने देखा था हमने क्या किया था, जो बिगर स्टोन्स थे उसको स्मॉलर में हमने कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद पल्वराइजेशन, जिसमें स्मॉलर स्टोन्स को हमने पाउडर्ड ओर में कन्वर्ट किया। कंसंट्रेशन, जिसमें जो पाउडर्ड ओर है उसके अंदर जितनी इंप्यूरिटीज थी उन इंप्यूरिटीज को हमने रिमूव किया, तो उसको हमने कंसंट्रेशन कहा। बाय यूजिंग दीज डिफरेंट सब स्टेप्स, ये डिफरेंट सब मेथड है जिनको हम अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग नेचर ऑफ द ओर के बेसिस के ऊपर, नेचर ऑफ इंप्यूरिटीज के बेसिस के ऊपर हम उनको यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद हमने सीखा था नेक्स्ट स्टेप में कि हमारे पास जो कंसंट्रेटेड और आ गया है, फर्दर हम क्या करते थे, हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते थे। लेकिन उसमें दो सब पार्ट थे। पहला पार्ट क्या होता था कि हमारे पास कंसंट्रेटेड और को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते थे, और उस ऑक्साइड की फिर हम रिडक्शन करते थे, और रिडक्शन करके फिर हम उसको मेटेलिक फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते थे। अब क्वेश्चन ये आया कि जो हम ये रिडक्शन करते हैं, मेटल ऑक्साइड को जो मेटल में कन्वर्ट करते हैं और जो हम रिडक्शन करते हैं, तो उसके दौरान थर्मोडायनेमिक को हम कैसे यूज करें, थर्मोडायनेमिक्स हम कैसे अप्लाई करें, कैसे बताएं कि जब हम रिडक्शन कर रहे हैं तो कौन किसकी रिडक्शन कर सकता है। किस ऑक्साइड, कोई ऑक्साइड है हमारे पास, हमें उसकी रिडक्शन करनी है। रिडक्शन करने के लिए कौन सा आपका सब्सटेंस, कौन सा आपका एलिमेंट सुटेबल होगा उसकी रिडक्शन करने के लिए। क्योंकि रिडक्शन के दौरान ये सारी बातें टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेंगी। कोई ऑक्साइड है, उसका रिडक्शन, एक एलिमेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक तो उसकी रिडक्शन कर पा रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद देखा गया उसकी रिडक्शन नहीं कर पा रहा है। तो मीन्स ये सारी की सारी बातें हम जो एक्सप्लेन करने अब जा रहे हैं वो करेंगे, और वही हेडिंग हमारी अब कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड एज द थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ द मेटलर्जी। अब देखो, हमने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा है पहले से ही कि बेसिक फार्मूला है आपका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का, दैट इज द डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज। टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी चेंज। कहने का अभिप्राय जो डेल्टा जी है उसका ये पर्टिकुलर फार्मूला है। अब हमने ये भी सीखा कि जो डेल्टा जी है उसका फार्मूला, उसका रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ भी। के क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। तो ये जो के है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता क्या है, कोई रिएक्शन है उसके दौरान इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। इक्विलिब्रियम सेटअप होने का मतलब क्या है, रिएक्शन कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बीतने के बाद, आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलने थे वो बदल गए, और उसके बाद अब क्या हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने ही प्रोडक्ट वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। मींस नाउ दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम। मींस द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। अगर ऐसा कुछ हो जाता है उसे हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। लेकिन जब इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ उस वक्त आपने शुरू में कुछ रिएक्टेंट लिए होंगे, वो कुछ प्रोडक्ट में बदले होंगे, क्या पता। इक्विलिब्रियम हमने पहले भी आपको समझाया है ना कि इक्विलिब्रियम कैन बी सेट अप एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन। क्या पता ऐसा हुआ हो कि रिएक्टेंट बिल्कुल
स्टार्ट ही हुए थे प्रोडक्ट में बदलने के लिए और एकदम से इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। मतलब प्रोडक्ट बहुत ही कम, रिएक्टेंट बहुत ही ज्यादा बचा हुआ है। तो मीन्स की का फार्मूला क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मीन्स जो हमारे पास ये जो के है, अगर हमें के का फार्मूला देखो यहाँ पे हम लिखें तो आप क्या लिख पाएंगे, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय बोलो क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया इक्विलिब्रियम, मान लीजिए जस्ट स्टार्ट, बिल्कुल रिएक्टेंट आपने कंटेनर में लिए थे, थोड़ी सी रिएक्शन हुई थी, थोड़े से प्रोडक्ट बने थे और इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, बट इट मींस कि रिएक्टेंट अभी बहुत ज्यादा है और आपके प्रोडक्ट बहुत ही कम बने हैं, इस प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ही कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो के की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, दैट विल बी लेस देन 1। ऐसा हो सकता है कि कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदले और ऐसे बदले कि मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की रिएक्टेंट के इक्वल हो गया है, तो उस वक्त बोलो क्या होगा, दैट इज के इक्वल टू 1। मान लीजिए आपका रिएक्टेंट, मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, बहुत थोड़े से आपके रिएक्टेंट बचे हुए हैं, मतलब प्रोडक्ट बड़ा हो गया, मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो गया, मैथमेटिक्स के अनुसार के की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, दैट विल बी ग्रेटर देन 1। कहने का अभिप्राय, जो के है, के की वैल्यू हमें ये बताती है कि कितने सारे प्रोडक्ट बन चुके हैं, रिएक्शन कितनी ज्यादा आगे तक जा चुकी है, रिएक्टेंट कम है या ज्यादा, ऑन दैट बेसिस ऑफ के। कहने का अभिप्राय, अगर के की वैल्यू बहुत बड़ी है, मीन्स ग्रेटर देन 1 है, बट इट मीन्स अगर यहाँ पे इस फार्मूले में डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के, अगर के की वैल्यू बहुत बड़ी है तो के की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, माइनस साइन साथ लगा हुआ है, तो डेल्टा जी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा नेगेटिव में आएगी। और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो तो प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, और जितनी ज्यादा नेगेटिव और ज्यादा स्पॉन्टेनियस होती है। तो मतलब के की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, बड़ी का मतलब हमने आपको समझाया प्रोडक्ट इतने ज्यादा बन चुके हैं, रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा चुकी है, बट इट मीन्स ज्यादा प्रोडक्ट बन चुके हैं, तो इसका मतलब रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस है, ज्यादा आगे चली। तो के की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, माइनस साइन साथ आ जाएगा, फिर तो डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी। यही हमने यहाँ पे देखो लिखा है कि मोर द वैल्यू ऑफ के, मीन्स के जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, डेल्टा जी उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी, एंड दस द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टी। और ये हम जो बातें पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो हमने निकाला, वो हमने किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही तो निकाला होगा, क्योंकि जो रिएक्शन होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है, कि टेम्परेचर बदलेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर चेंज आ जाता है। फर्दर जो डेल्टा जी की जो वैल्यू आती है, वो हम और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो अभी हम मेनली जो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल हम पढ़ने वाले मेटलर्जी से रिलेटेड, उसमें होता क्या है, क्या करेंगे हम, कि कोई ऑक्साइड होगा, मैंने आपको बताया, और उस ऑक्साइड की हमें क्या करनी है, रिडक्शन करनी किसी एलिमेंट की हेल्प से। तो फिर हम क्या करेंगे, अब होगा क्या इसमें, कोई एक ऑक्साइड है मान लीजिए, और उसको किसी पर्टिकुलर दूसरे एलिमेंट से हम उसकी रिडक्शन कर रहे हैं। होगा क्या, जो ये ऑक्साइड है इसको तो मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो ऑक्सीजन जाए कहाँ, वो ऑक्सीजन जो ये एलिमेंट डाल रहे हैं, ये एलिमेंट अब अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि यहाँ पे अब हमारे पास दो रिएक्शन होंगी। एक तो क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ एक पर्टिकुलर जो ऑक्साइड है जिस रिडक्शन करना चाहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑक्साइड, और दूसरा जो एलिमेंट लिया है वो खुद ऑक्साइड में बदलेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ, ये जो दूसरा रिएजेंट लिया है, एलिमेंट लिया जो रिडक्शन करना चाहता है, उसकी ऑक्साइड फॉर्मेशन। दोनों की वैल्यू हमें देखनी है यहाँ पे कि क्या है उनकी वैल्यू, और उसी के बेसिस के ऊपर हम निकालेंगे नेट डेल्टा जी वैल्यू। क्या निकालेंगे, नेट डेल्टा जी की वैल्यू हम निकालेंगे। और अगर नेट डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हम कहेंगे कि ये जो ऑक्साइड है इसकी रिडक्शन ये एलिमेंट कर सकता है। अभी हम मैथमेटिकली न्यूमेरिकल के तरीके से भी इस बात को अभी हम समझ पाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि ये कोई रिएक्शन हमारे पास है कि Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस क्रोमियम देखो बन गया। देखो जैसे मैंने आपको अभी बताया था, देखो हम क्रोमियम ऑक्साइड की Cr2O3 की हम रिडक्शन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि Cr2O3 बोलो किस में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ पे ये Cr में कन्वर्ट हो जाए। तो किसी एलिमेंट की हम हेल्प लेंगे। तो मान लीजिए वो एलिमेंट हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लिया, तो ये एल्यूमिनियम जो है ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो यहाँ पे Al2O3 के अंदर कन्वर्ट होगा, हो जाएगा ना खुद। तो तभी तो ये ऑक्साइड जो है यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड, ये आपके मेटेलिक फॉर्म के अंदर आ जाएगा। इस दौरान डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, -421 है। लेकिन ये -421 जो ये वहां पे वैल्यू तो आ गई, नेट वैल्यू, नेट वैल्यू। यहाँ पे दो रिएक्शन बोलो कौन कौन सी चली, यहाँ पे दो रिएक्शन कौन सी चली, हमने क्या देखा इसके दौरान, हमने देखो ये देखा है, देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। हम यहाँ पे फॉर्मेशन लिखते हैं, फॉर्मेशन देखो कैसे लिखते हैं,
हम देखो इस टाइप से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो कभी कोई न्यूमेरिकल करवाए हमसे, एक तो सी आर है, और जो सी आर है इसकी हमने ऑक्साइड फॉर्मेशन की देखो देखी रिएक्शन लिखी, और मान लीजिए यहाँ पे देखो क्या बन गया आपका, ये हमारा बन गया Cr2O3, ठीक हो गया। और जो ये Cr2O3 बना है इसके दौरान कोई ना कोई डेल्टा जी की वैल्यू होगी ही होगी ना कुछ। ऐसे ही जो जिस एलिमेंट को हम यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे एल्यूमिनियम, अब उसकी भी ऑक्साइड फॉर्मेशन की कोई ना कोई रिएक्शन तो होगी ही, देखो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और जब ये इसकी रिडक्शन करेगा देखो तो खुद कन्वर्ट हो रहा है ना, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, खुद यहाँ पे Al2O3 के अंदर ये खुद कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी भी कोई डेल्टा जी की वैल्यू होगी। कहने का अभिप्राय, हमने दो एलिमेंट लिए, वन इज द क्रोमियम, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, क्रोमा आपकी Cr2O3 बन गया, इसकी कोई ना कोई डेल्टा जी की वैल्यू जरूर होगी। ऐसे Al प्लस में O2, इसकी भी कोई ना कोई डेल्टा जी की वैल्यू होगी ही होगी ना, इसकी डेल्टा जी की वैल्यू। अब मान लीजिए मैं रफ टफ तरीके से आपके सामने कोई वैल्यू लिख रहा हूँ, ध्यान देना कोई यूनिट नहीं लिखूंगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू मैंने 10 लिख दी, और इसकी वैल्यू मान लीजिए मैंने 4 लिख, ध्यान देना अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, 4 लिख दिया, 4 किलो जूल पर मोल, या जो भी हमने लिखा, क्लियर हो गया। अब हम, ये है हमारा क्वेश्चन, क्या देखो जो ऊपर जो रिएक्शन थी, क्या वो रिएक्शन पॉसिबल है? वो रिएक्शन पॉसिबल होने का क्या मतलब है कि मान लीजिए जो पहले इस ऊपर वाली रिएक्शन को रिएक्शन नंबर 1 मान लूं, और दूसरी रिएक्शन को मैं रिएक्शन नंबर 2 मान लूं, और वो रिएक्शन हमें ऑब्टेन कैसे होगी, देखो Cr2O3 हमें किधर चाहिए बोलो, लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये रिएक्शन नंबर 1 को मान लीजिए मैं रिवर्स कर दूं, तो मान लीजिए मैं इसको रिवर्स करके यहाँ पे आपके लिए मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो Cr2O3, देखो मैंने रिवर्स किया रिएक्शन नंबर 1 को, तो क्या हो जाएगा देखो Cr, और बोलो क्या, प्लस में देखो O2, ठीक हो गया ना। और देखो एक चीज और माने, ये जो 10 वैल्यू लिखी है मैंने तब लिखी है व्हेन एवरीथिंग इज बैलेंस्ड हियर, ये सब कुछ बैलेंस है। देखो कहने का अभिप्राय, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 भी लगा दिया, और यहाँ पे ये 3 है ना, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3/2 भी लिख दिया, ऐसे ही यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 3/2 लिख दिया, बैलेंस लिख दिया। अब ये जो वैल्यू है ना 10, ये किलो जूल है, पर मोल नहीं है, ये ओवरऑल इस रिएक्शन की ही है। ऐसे ये बैलेंस रिएक्शन की है, यहाँ पे 2 मोल है ना, 2 मोल के लिए, ये 2 मोल के लिए, क्लियर हो गया, ये आप समझ के रखें। यहाँ पे ये 1 1 मोल देखो इनके बन गए थे, तो मैंने इसको रिवर्स किया इस रिएक्शन को, ये 2 लिख दिया, यहाँ पे मैंने देखो 3 लिख दिया। और अब जो डेल्टा जी की वैल्यू आप खुद बताएं, रिएक्शन रिवर्स की, तो ये वैल्यू भी तो रिवर्स हो जाएगी, देखो मान लीजिए -10 आ गया, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या होगा बोलो, क्योंकि एल्यूमिनियम तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में पहले से ही यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, Al प्लस में बोलो क्या, ये 3/2 था ना यहाँ पे, तो 3/2, और ये O2, और ये रिएक्शन तो एस एच रहेगी ना, और 1Al2O3, देखो ये हमने एस एच लिख दिया, और डेल्टा जी की वैल्यू भी देखो, क्योंकि हमने रिएक्शन को रिवर्स तो किया नहीं, एस एच रहा, ये 4 आ गया। अब इन दोनों रिएक्शंस को देखो ऐड कर दें, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड के अंदर चीजों को देखें, जब आप इनको ऐड अप करेंगे तो क्या होगा, देखो ये 3/2 से 3/2 आपका कट हो गया ना, तो उसके बाद रिएक्शन हमें क्या मिली, यही तो मिली जो हम चाहते थे, ओवरऑल जो नेट रिजल्ट निकला, देखो क्या निकला यहाँ पे Cr2O3, प्लस में बोलो क्या है यहाँ पे Al है, देखो ये Al यहाँ पे 2 ये था ऊपर, तो ये 2Al, और आगे हमें क्या मिल गया बोलो, ये 2 क्रोमियम हमें ऑब्टेन हो गया, क्या ऑब्टेन हो गया बोलो, 2 क्रोमियम, प्लस में क्या मिल गया यहाँ पे Al2O3, है ना। तो बोलो डेल्टा जी की वैल्यू प्लस में आई या माइनस में आई, आप जल्दी से बताएं। तो डेल्टा जी की जो यहाँ पे वैल्यू आपने देखी, देखो माइनस तो 10 हो चुका है, ये 4, तो -6 आपकी वैल्यू आ गई, वो यूनिट चाहे कोई भी, तो नेगेटिव आ गई, तो मीन्स ये प्रोसेस हो सकती है, डेल्टा जी वैल्यू इज नेगेटिव देन द प्रोसेस कैन अकर। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी, कुछ भी अज्यूम अज्यूम करके, मान लीजिए ऊपर 10 ये 4 लिखा, इसके मान लीजिए मैं रिवर्स लिख देता, अब ध्यान दे, मैं इसके रिवर्स लिख देता तो क्या होता, ऊपर मैं 4 लिख देता 10 की बजाय, नीचे 10 लिख देता, तो क्या होता, ऊपर -4 आ जाता, और नीचे यहाँ पे क्या रह जाता, प्लस का 10 ही रहता ना। तो ये आंसर -6 की बजाय +6 होता, और हम कहते रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, वो हो नहीं पाएगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एग्जाम में ऐसा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ऐसा न्यूमेरिकल दिया जाएगा, आप ध्यान रखिए, मैंने इधर आपको बिल्कुल अच्छे से सोल्व करके बताया है कि कैसे किस तरीके से आपको ये काम करना है। ऐसे रिएक्शन गिवन होगी जैसे यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद ये जो दोनों की ऑक्साइड फॉर्मेशन, ध्यान दें, यहाँ पे क्रोमियम की भी ऑक्साइड फॉर्मेशन की डेल्टा जी की वैल्यू दी गई, एल्यूमिनियम की भी ऑक्साइड फॉर्मेशन की डेल्टा जी की वैल्यू दी जाएगी आपके एग्जाम में। और फिर ये जो जैसे ये रिएक्शन यहाँ पे लिखी है कि Cr2O3 प्लस में Al मींस एल्यूमिनियम क्रोमियम ऑक्साइड की रिडक्शन करेगा, तो क्या ये रिएक्शन
हो सकती है कि नहीं। यहाँ पे तो मान लीजिए पहले से ही नेट वैल्यू दे दी -421, इट मीन ये रिएक्शन हो सकती है। लेकिन उसके बाद इन्होंने ये कहा है, आगे जो हमारा क्वेश्चन होगा, इतना तो आप समझ में आ गए ना बेटा यहाँ तक। उसके बाद अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे -421 है, तो ये प्रोसेस हमारी स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। लेकिन अब अगला क्वेश्चन क्या है वो बड़े ध्यान से देखें। अगर ऐसा आ जाता है, अगर सीधा ऐसे दिखाई दे -421 है, तो हम यही कहेंगे ना कि नेट वैल्यू नेगेटिव है तो प्रोसेस होनी ही चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन लगा दी और इन्होंने ये कह दिया कि ऐसा लगता है कि -421 है, तो दैट पर्टिकुलर रिएक्शन सीम्स टू बी थर्मोडाइनमिकली फिजिबल एज इज अपेरेंट फ्रॉम द गिव्स फ्री एनर्जी वैल्यू, जो डाटा गिवन है। व्हाई डज why does it not takes place at the room temperature, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है उसके ऊपर ये रिएक्शन क्यों नहीं हो पा रही है। देखो अब उसका रीजन बताते हैं। देखो, किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए, पर्टिकुलर टेम्परेचर तो चाहिए ना, एक पार्टिकुलर रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी तो चाहिए ना। आपने कोलिजन थ्योरी में क्या पढ़ा था कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसी कंटेनर में है, वो नॉर्मल स्टेट में बैठे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट बन नहीं रहा, क्योंकि उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कुछ रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है। क्योंकि ये बेसिक आपका डायग्राम होता है, देखिए जो आप पढ़ते आए हैं वो डायग्राम क्या होता है। देखो ये आप जो ग्राफ पढ़ते थे, यहाँ पे रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये एक्सोथर्मिक का डायग्राम है। तो होगा क्या, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, कुछ एनर्जी बैरियर को पास करते हैं, तो ये जो इतनी रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है बोलो, टोटल आपकी वैल्यू है ओवरऑल। लेकिन जो कुछ एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास थी ना, लेकिन कुछ और चाहिए, ये तो थ्रेशोल्ड एनर्जी है टोटल। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी देखिए यहाँ से चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो चाहिए ना, कहाँ से मिलेगी वो, हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, हम हीट अप करेंगे तो कुछ लेवल तक हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना। तो उस लेवल तक जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तभी तो हमें ये जो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी है ये इतनी मिलेगी, और तभी तो ये जो आपके रिएक्टेंट है ये बोलो किस में कन्वर्ट हो पाएंगे, यहाँ पे ये प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ पे किस किस के बीच ग्राफ लेते थे, ये एनर्जी है यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, आप टाइम कह सकते हैं प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। क्लियर हो गया इतना। तो ऐसा जो क्वेश्चन, इसका जवाब बड़ा सिंपल होगा, वो क्या, आप बड़े ध्यान से देखते जाना, मैंने सारा बेसिक आपको पहले बता दिया है। द चेंज इन द गिव्स फ्री एनर्जी रिलेटेड विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ये तो हम जानते ही हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के, ये तो होता ही है। एट रूम टेम्परेचर देखो हुआ क्या, रूम टेम्परेचर के ऊपर ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन आर इन सॉलिड स्टेट, वो सॉलिड स्टेट के अंदर थे। एज ए रिजल्ट द इक्विलिब्रियम डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो पाया, मतलब जो रिएक्टेंट है उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाया, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो पाए। क्योंकि इक्विलिब्रियम कब सेटअप होता है, देखिए कंटेनर में सिर्फ रिएक्टेंट है, नो इक्विलिब्रियम, आपके सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गए, नो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम सेटअप होने के लिए क्या जरूरी है, आपके कंटेनर के अंदर कुछ रिएक्टेंट कुछ प्रोडक्ट में बदल जाएं। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर बदलेंगे, तो इट मीन्स कंटेनर में रिएक्टेंट भी होगा प्रोडक्ट भी होगा, तभी तो उन दोनों के बीच में क्या सेटअप हो सकता है, इक्विलिब्रियम। तभी तो हम के को यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने पीछे अभी आपको बताया था। के का फार्मूला क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला क्या था, कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन जो हम लेते हैं। उसके बाद देखो, हेंस द रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस एट द रूम टेम्परेचर, इसलिए तो हो नहीं पा रही ना, क्योंकि रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी मिली नहीं। हाउएवर एट द हायर टेम्परेचर, जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, कुछ रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी दे देते हैं, तो ये जो रिएक्टेंट है इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस ओवर कर लेते हैं, यहाँ पे पहुंच जाते हैं। क्रॉस ओवर कर लिया यहाँ पे, तो उसके बाद क्या होगा, नाउ द इफेक्टिव कोलिजन टेक्स प्लेस, नाउ द रिएक्टेंट कैन कन्वर्ट इट इनटू द प्रोडक्ट। मींस however at the higher temperature the chromium melts and the reaction takes place। सॉलिड स्टेट के अंदर वो पार्टिकल इतने मूव भी नहीं कर पा रहे थे, जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, जो क्रोमियम है वो यहाँ पे बोलो क्या हो गया, ये जो सब्सटेंस जो भी आपने ले रखा हो, जो भी रिएक्टेंट होंगे, आप इस रिएक्शन को ना ले कोई भी हो, जब वो आपके मेल्ट हो गए, नाउ दे हैव द चांसेस टू मूव, वो आराम से मूव करेंगे, एक दूसरे के पास पहुंचेंगे, कोलाइड करेंगे, फुल एनर्जी के साथ कोलाइड करेंगे। तो फिर हमने आगे ये फार्मूला तो देखो पढ़ा ही है ना, कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी डेल्टा एस है। तो अब इसके अनुसार आप देखें, ये जो डेल्टा जी है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिख रखा है, मतलब हम चाहते हैं डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आए, नेगेटिव आए। या तो डेल्टा एच नेगेटिव हो, मान लीजिए डेल्टा एच नेगेटिव नहीं, मान लीजिए डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो अब जो नेगेटिव आना है आंसर, वो किस पे डिपेंड किया, वो यहाँ पे डिपेंड किया इस फैक्टर के ऊपर, टी डेल्टा एस के ऊपर। टी डेल्टा एस बड़ा कैसे होगा, वो तो अब एक ही बात पे डिपेंड कर गया, टी के ऊपर, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे टी की वैल्यू बड़ी होगी,
तो टी डेल्टा एस भी बड़ा हो जाएगा, मतलब हमें इंक्रीज करना पड़ा टेम्परेचर, मीन्स रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी जो हमें देनी थी वो देनी पड़ी, और जिसकी वजह से डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी और नेगेटिव आ जाएगी। कहने का अभिप्राय नेगेटिव तो यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी जैसे ऊपर दे रखी है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर थी वो नेगेटिव, लेकिन वो इतनी नेगेटिव है कि वो हमें लग नहीं रहा कि रिएक्शन हो रही है, वो हो नहीं पा रही रिएक्शन, ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया। तो फिर ज्यादा नेगेटिव कैसे लाएं? ज्यादा नेगेटिव तभी आ सकती है जब टी को इंक्रीज कर दें। पर कहने का अभिप्राय, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस बिकम्स मोर नेगेटिव, ये और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, और डेल्टा जी की वैल्यू भी और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी ना। तो प्रोसेस और ज्यादा फिजिबल होने के उसके चांस बढ़ जाएंगे, सो देयरफॉर द रिएक्शन बिकम मोर एंड मोर फिजिबल एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर। तो जब हम ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन हमारी और आसानी से हो सकती है। तो ध्यान रखें, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप, जैसे मैंने आपको बताया, आप उसका जवाब देंगे। अगर मान लीजिए नॉर्मल आपसे पूछ लें कि भाई डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या होगा, तो आप कह देंगे रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन ये कह रहे हैं कि मोर फिजिबल कैसे हो और इजिली कैसे चले, यानी लग नहीं रहा कि डेल्टा यानी प्रोसेस चल रही है। कहने का अभिप्राय के की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी, बहुत ही छोटी होगी, इतनी छोटी हुई कि हम ये कह पा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम सेटअप ही नहीं हुआ। कहने का अभिप्राय रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ना के बराबर ही बदले, और डेल्टा जी की वैल्यू थोड़ा सा कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, इतने ना के बराबर बदला कि डेल्टा जी की वैल्यू कुछ वैल्यू तो आ गई, लेकिन इतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है नहीं। इस इतनी नेगेटिव होने के बावजूद भी हम कह रहे हैं कि ये प्रोसेस आपकी रूम टेम्परेचर पे नहीं हो रही, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी के ऊपर नहीं हो रही, तो हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ा रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी देने के लिए। अब हम अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या है, बड़े ध्यान से आप इस क्वेश्चन को पढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि why is the extraction of the copper from the pyrite more difficult than that from its oxide or through reduction? एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे देखिए, थोड़ा पीछे चलते हैं। ये बेटा देखो, ये जो अभी मैंने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको थोड़ा समझाया है ना, पूरे के पूरे आज के हमारे सेशन के अंदर यही चीजें रहने वाली है। कहने का अभिप्राय, जो अलग अलग बातें आएंगी लेकिन सेंस यही बनेगी। हम ये कहेंगे कि हमें कि कोई ऑक्साइड है, जैसे हमने लिखा था Cr2O3, इसकी हमें रिडक्शन करवानी है Al की हेल्प से, तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए जो ये दोनों चीजें हैं, देखो दो ही एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, एक तो क्रोमियम ऑक्साइड जिसको आप एलिमेंट में कन्वर्ट करना, क्रोमियम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसका भी ऑक्साइड है। दूसरा एक एलिमेंट ऐसा लेंगे जो उसकी रिडक्शन करेगा, खुद ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो ये दो तरह के एलिमेंट यहाँ पे मेनली इन्वॉल्व है, एक एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, तो दोनों के ऑक्साइड फॉर्मेशन की डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। मैंने क्या कहा? तो ये जो दो एलिमेंट है, वन इज क्रोमियम अदर वन इज एल्यूमिनियम, दोनों के ऑक्साइड फॉर्मेशन की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, और उसी ऑक्साइड फॉर्मेशन की जो डेल्टा जी की वैल्यू जो हमारे पास होगी, उस वैल्यू जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने 10 और 4 लिखा था, उन्हीं वैल्यू को देखते हुए हम ये बता पाएंगे कि कौन किसकी रिडक्शन कर सकता है। जैसे देखो मैं फिर से बता दूं, क्रोमियम की डेल्टा जी की वैल्यू 10 थी और यहाँ पे 4 थी, और हमें आंसर लाना है नेगेटिव में, तो नेगेटिव में कब आए? नेगेटिव में तभी आएगा जो ये 10 वैल्यू है ये -10 हो जाए, क्योंकि ये बड़ी है ना। अब ध्यान से देखें, 10 और 4 में कौन सी वैल्यू बड़ी है? जिसकी जिसकी ऑक्साइड फॉर्मेशन की डेल्टा जी वैल्यू बड़ी है, बड़ी है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? उस रिएक्शन को रिवर्स, मतलब उसका ऑक्साइड इधर आ गया और दूसरे का एलिमेंट इधर ही रह गया लेफ्ट हैंड साइड में। तो मतलब जिसकी डेल्टा जी की वैल्यू बड़ी है उसके ऑक्साइड की रिडक्शन, दूसरा जो एलिमेंट है जिसकी ऑक्साइड फॉर्मेशन की वैल्यू छोटी है, वो एलिमेंट उसकी रिडक्शन कर सकता है। ये बड़ी बेसिक सी बात आपको दिमाग में रखनी है। अब आगे चलते हैं। Why is the extraction of the copper from the pyrites more difficult than that from its oxide or through reduction? तो देखें, the Gibbs free energy formation of Cu2s is less than that of H2s and CS2. Therefore, H2 and C cannot reduce Cu2s to copper. कहने का अभिप्राय मैंने अभी आपको बताया था ना, मैंने आपको क्या बताया? किस ऑक्साइड की रिडक्शन हम कर सकते हैं? हम सिर्फ उस ऑक्साइड की रिडक्शन कर पाएंगे जिसकी डेल्टा जी की वैल्यू बड़ी हो, बड़ी हो। देखो मैं फिर बता रहा हूं, जिसके ऑक्साइड की वैल्यू बड़ी होगी, या ऑक्साइड या सल्फाइड या जो भी आप लें, क्योंकि अभी तो हमने ऑक्साइड का क्वेश्चन लिया था, ऑक्साइड सल्फाइड हैलाइड कोई भी हम ले सकते हैं, जिसकी
डेल्टा जी की वैल्यू बड़ी होगी, दूसरा एलिमेंट उसके वही ऑक्साइड या सल्फाइड की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। छोटी होगी तो क्या होगा, वो उसकी रिडक्शन कर सकता है मैथमेटिकल तरीके से। मैंने आपको समझा दिया था, देखो यहीं पे वही लिखा है, डेल्टा जी की जो वैल्यू है ना, वो Cu2s की, देखो ध्यान से देखो, Cu2s की वैल्यू छोटी, देखो छोटी है, Cu2s की वैल्यू छोटी है। जब इसकी वैल्यू ही छोटी हो गई और दूसरे की बड़ी है, तो जिस जिस दूसरे की वैल्यू जिसकी भी बड़ी है, जैसे कार्बन है, CS2 में कन्वर्ट होगा, H2 है H2S में कन्वर्ट होगा। देखो जो हमने लिख रखा है ना, ये कार्बन यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा, जब हम ये रिएक्शन चलाएंगे ना बेटा, देखो मैं फिर यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, आप दोबारा से समझने का प्रयास करें इस चीज का। ये रिएक्शन कुछ ऐसी है कि मान लीजिए Cu हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए मैंने S लिख दिया, और यहाँ पे आपका क्या बन गया, CuS बन गया, ठीक है बेटा। इसकी इस रिएक्शन की कोई डेल्टा जी वैल्यू होगी, और मान लीजिए वैल्यू 4 है, ठीक हो गया। अब दूसरा मान लीजिए हमारे पास कोई भी हम ले लें, H2 ले लें, और इसकी भी जो सल्फाइड फॉर्मेशन की, जैसे ऑक्साइड था ऐसे सल्फाइड फॉर्मेशन का भी हम ले लें, इसकी जो सल्फाइड फॉर्मेशन की जो वैल्यू है डेल्टा जी वैल्यू, ये बड़ी है, ये मान लीजिए 10 है। यही हमने लिखा ना आंसर में, देखो जो डेल्टा जी की जो वैल्यू है, डेल्टा जी की वैल्यू वो Cu2s की वो छोटी है, बोलो क्या है, छोटी है, 4 है। किससे, आपके इससे H2S से, देखो ये H2S बन गया। या हम यहाँ पे या तो हम इसको ले लेंगे, या हम इसकी जगह बोलो किसको ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले लेते कार्बन को, कार्बन के द्वारा रिडक्शन करते मान लीजिए इसकी, तो C+S बोलो क्या बन जाता, CS2 बन जाता। और मान लीजिए यही वैल्यू हम लिख देते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, मान लीजिए वही 10 है। इन दोनों में से कोई एक आपको लेना है रिडक्शन करने के लिए। और कौन सी रिएक्शन हम करना चाहते हैं, हम ये रिएक्शन देखो करना चाहते हैं कि Cu2s की हम चाहते थे रिडक्शन कर दे, और इसकी रिडक्शन कौन कर दे, इसकी रिडक्शन या तो H2 कर दे, या बोलो कौन कर दे यहाँ पे, या आपके कार्बन कर दे। और आगे क्या बन जाएगा, हम चाहते थे कि यहाँ पे हमें कॉपर मिल जाए, और प्लस में ये जो H2 था ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाए, H2S में। या कार्बन डालते तो ये किसमें खुद कन्वर्ट हो जाता, CS2S में। ऐसे ये हमें ऑब्टेन करना था। बोले ऐसे करने के लिए मान लीजिए ऊपर वाली रिएक्शन को हम नंबर 1 मान लें, और इस रिएक्शन को हम रिएक्शन नंबर 2 मान लें, तो क्या होगा, इस देखो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हमें करके देखना है क्या ये रिएक्शन हो सकती है। इसमें CS2 कहाँ पे दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में, तो रिएक्शन नंबर 1 में तो राइट हैंड, इसको हमें रिवर्स करना होगा। तो जब हम इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिखेंगे, रिवर्स करके रिएक्शन नंबर 1 को, इस चीज को ऑब्टेन करने के लिए, देखो इस चीज को, तो क्या मिला, देखो बेटा हमें ये C2S हमने देखो लिखा, रिवर्स करके हम लिख रहे हैं, तो इधर बोलो कौन आ गया, C, और इधर बेटा कौन आ गया, आपका S आ गया। तो यहाँ पे जो डेल्टा जी की देखो जो वैल्यू है, देखो 4 थी ना, तो ये -4 हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों में से इनको तो एच सच रखना है, देखो इधर ही होने चाहिए, ये H2 या कार्बन इधर ही होना चाहिए, ये एच सच रहेगा। तो मान लीजिए किसी एक को लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, तो H2 हो गया, प्लस में देखिए S है, और ये हमने इधर बोलो क्या है, H2S है। तो यहाँ पे डेल्टा जी, ये तो एच सच रही ना, डेल्टा जी बोलो कितनी थी यहाँ पे, देखो 10 थी ना, तो इजिकल टू 10 बोलो। इन दोनों को अब आप एडअप कर दें, एडअप करने के बाद यही रिएक्शन हमें ऑब्टेन हो जाएगी। यहाँ पे देखो एस से एस कट गया, मिल गई ना यही सेम रिएक्शन। तो इसके दौरान आप हमें ये बताएं, देखो ये न्यूमेरिकल मैंने दोबारा से आपको सोल्व करके दिखा दिया है। तो H2 हो गया, और बोलो क्या बना यहाँ पे, Cu, प्लस में बोलो क्या हो गया यहाँ पे H2S। और डेल्टा जी का बोलो आप ये बताएं कि आंसर किस में आया। डेल्टा जी का जो आंसर आया यहाँ पे वो प्लस के अंदर आ गया, बोलो प्लस की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो मतलब प्रोसेस नहीं चलेगी, नहीं हो पाई। कहने का मतलब Cu2S की रिडक्शन H2 नहीं कर पाया, Cu2S की रिडक्शन कार्बन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, इसलिए नहीं कर पाया, लैंग्वेज देखिए हमने आंसर ये लिखा, डेल्टा जी की जो गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन है Cu2s की, वो 4 है, वो छोटी है। देन बोलो किससे, H2S, ये H2S मैंने लिखा था, या CS2, या CS2 से छोटी है, क्योंकि ये वैल्यू 10 है। इसीलिए जो H2 है, देखो जो हमने बोलो कौन लिया है यहाँ पे H2, या बोलो कौन लिया है, कार्बन। इसीलिए जो H2 है और जो कार्बन है कैन नॉट रिड्यूस Cu2s टू कॉपर, इसीलिए जो Cu2s है यहाँ पे इस कॉपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आपने मैथमेटिकल तरीके से भी उसको समझ लिया, मैंने डाटा के बेसिस के ऊपर ऊपर लिखी हुई लाइन को एक्सप्लेन किया है। एग्जाम में मान लीजिए आपको ऐसे समझ में ना आए, या आप चाहते हैं कि ज्यादा मार्क्स का ये क्वेश्चन आ गया, तो आप खुद अपनी तरफ से जंक्शन ले लेना, अपनी वैल्यू लिख दें। अब आगे देखें, ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे तरीके से देखें, ऑन द अदर हैंड द गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन वैल्यू ऑफ Cu2O ले ले। देखो अब हम मैं रिवर्स करके आपको यही चीजें यहाँ पे, इधर देखो मैं चेंज करता चला जाऊंगा,
अब बड़े ध्यान से उस चीज को देखना। मान लीजिए मैं सी यू जो एस लिखा है मैंने यहाँ पे, अगर इस एस की बजाय यहाँ पे ओ होता, बोलो क्या होता है यहाँ पे ओ होता, तो देखो Cu2O बन जाता, देखो यहाँ पे बन जाता ना Cu2O। इस ग्रेटर, वो ग्रेटर है, मतलब यहाँ पे जो मैंने ये 4 वैल्यू देखो लिख रखी है, मान लीजिए यहाँ पे तो मैं 10 लिख दूं, और यहाँ पे देखो मैं क्या बना दूं Cu, यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये O2 लिख दिया, और यहाँ पे Cu2O बना दिया, मान लिया जी मैं बना रहा हूँ, और इसकी वैल्यू को 1 की बजाय देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 10 लिख दिया। ठीक हो गया, इस ग्रेटर हो गई किससे? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या लेता, मान लीजिए हम कार्बन से रिडक्शन करना चाहते हैं, तो कार्बन से बोलो क्या बनेगा, ये O2 के साथ रिएक्शन होके बोलो क्या बनेगा, यहाँ पे ये CO2 बन गया। और इसकी वैल्यू हम कितनी ले लेते हैं, मान लीजिए 4, बोलो कितनी ले लेते हैं 4, तो अब की बार बड़ी ले ली ना, देखो ये 10 ये 4 हो गई, तो वही लिखा है गिव्स फ्री एनर्जी की फॉर्मेशन वैल्यू Cu2O की ग्रेटर होती है, Cu2O की 10 है, ग्रेटर होती है देन किससे, CO से। देखो ये CO की वैल्यू, या मान लीजिए हाफ, अगर ये क्वेश्चन में ऐसे आ गया तो हाफ O2 लिख दें यहाँ पे, ये CO बन जाएगा। देखो तो इसकी वैल्यू क्या ली, एज्यूम कर ली हमने, सिर्फ 4 होगी ना छोटी। तो अब क्या होगा अगर इस रिएक्शन को हम चलाना चाहें, देखो नीचे देखो Cu2O कर देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे बोलो हम क्या लिखेंगे, ये CO कर दिया, मान लीजिए मैंने CO के साथ रिडक्शन की, तो क्या बना यहाँ पे, आपका बन जाएगा यहाँ पे CO2। देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CO2 बन जाएगा। देखो ये CS2 था यहाँ पे, देखो मैं जो चीजें कर रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दें, और ये कॉपर हमें मिल गया। रिएक्शन जो चलाई बोलो कैसे चलाई, हमने पहली रिएक्शन को रिवर्स किया, Cu2O हो गया ना बेटा, देखो यहाँ पे Cu2O कर दिया हमने, यहाँ पे बोलो कौन था, ये O2 था यहाँ पे। डेल्टा जी की वैल्यू बोलो कितनी आ गई है, माइनस में, बोलो कितनी है, माइनस में आ जाएगी, लेकिन माइनस में कितनी, 10। और दूसरी रिएक्शन को, इसको जब हम रिवर्स कर रहे हैं, देखो इस रिएक्शन को रिवर्स, तो बोलो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे क्या बनेगा, बोलो हमने यहाँ पे लिया CO, देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया ना बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलो ये तो C ही रहेगा, बोलो क्या रहेगा, ये तो ऐसे लिखेंगे हम C प्लस में, और बोलो कौन, O2, और यहाँ पे बोलो क्या होगा, यहाँ पे CO बन गया, और इसकी वैल्यू बोलो कितनी थी, ये प्लस में 4 थी, देखो प्लस में 4, तो -10 हो गया, +4, तो आंसर बोलो किस में आया, -6 आ गया ना, नेगेटिव। इसलिए तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। कहने का अभिप्राय, जो सिंपल इतनी लाइन लिख देने की जो सेंस है वो क्या है, वो ये पूरा मैथमेटिक्स है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा बेटा क्या था यहाँ पे, ये मैथमेटिक्स है। ये Cu2 हो गया, यहाँ पे बोलो ये कार्बन था, कार्बन के द्वारा रिडक्शन हुई, ये Cu बन गया, और बोलो यहाँ पे क्या बन गया आपका CO। देखो ये CO बन गया। क्लियर होगी बेटा, आगे ना बात समझ में। तो यहाँ पे फिलहाल हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन देखो अब नहीं लिया है, हमने किसके बेसिस के ऊपर आपको समझाया, ये कार्बन के बेसिस के ऊपर। तो ये रिएक्शन हमने ले ली, कार्बन वाली रिएक्शन ले ली, और उसके बाद ये हम चाहते हैं कि Cu2O की रिडक्शन बोलो कौन कर दे, यहाँ पे ये CO के द्वारा रिडक्शन हो जाए, और हमारा ये प्रोडक्ट आपका बन जाए Cu प्लस में, बोलो क्या बन जाए, CO, देखो यहाँ पे बन जाए, बोलो क्या बन जाए, CO, और ये रिएक्शन हो जाए। कैसे हो, मैथमेटिकल तरीके से हमने समझाया। तो माइनस में आंसर कब आएगा, तब आएगा जब डेल्टा जी की जो फॉर्मेशन, Cu2O की फॉर्मेशन की वैल्यू वो बड़ी हो, बोलो क्या हो, बड़ी हो, देन किससे, CO की फॉर्मेशन की वैल्यू। तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन की वैल्यू हमने 4 एज्यूम कर ली, और आपको ये प्रूव करके दिखा दी। क्लियर हो गया ना बेटा। तो अब ध्यान से देखें, जो रिएक्शन मैंने अभी लिखी, क्या ये वही है या नहीं, ध्यान से देखो। कार्बन, देखो इधर मैंने C लिखा था ना, देखो नीचे C है, प्लस में Cu2, देखो ये रहा Cu2 जो लास्ट में हमारा आंसर था, क्या बना, ये कॉपर बन गया Cu, ये Cu हो गया, प्लस में CO, प्लस में CO। कहने का मतलब, हमें मैंने ये बैलेंस नहीं की, जो भी ये डाटा था 10 4, ये बैलेंस रिएक्शन के लिए ही था। क्लियर हो गया ना। तो हेंस द एक्सट्रैक्शन ऑफ द कॉपर फ्रॉम द पायराइट ओर इज डिफिकल्ट, पायराइट ओर से तो डिफिकल्ट थी, मतलब Cu2S से तो हम कॉपर ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, देन फ्रॉम द ऑक्साइड ओर जो Cu2O से हम ऑब्टेन कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन, यहीं तक था ये हमारा इसका आंसर, और इसका मैथमेटिकल तरीका आपको लिखना पड़ जाए एग्जाम में, तो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। जो हम ये लिख रहे हैं सारी बातें, उनको मैथमेटिकल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, और ये न्यूमेरिकल ऐसे दिया जा सकता है जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे करके दिखा दिया। तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो, हम कहते हैं ना कि कौन किसकी रिडक्शन कर सकता है, अब तो आप कुछ कुछ समझ गए होंगे यहाँ पे कि ये हम डायरेक्ट कोई वैसे तो बोल नहीं सकते, मैथमेटिकल तरीका है। डेल्टा जी का कोई आंसर आना होता है, तो जो आंसर डेल्टा जी का नेगेटिव आना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। कैसे आएगा, डाटा होगा तो एक्सप्लेन कर देंगे हम। अब हमारा अगला पॉइंट ये आ गया कि आउट ऑफ द सी एंड द CO, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही एक रिड्यूसिंग एजेंट हैं, तो हमारे पास कोई ऑक्साइड है, कोई एलिमेंट का ऑक्साइड हम उसकी रिडक्शन करना चाहते हैं,
तो जब उसकी रिडक्शन करना चाहते हैं, आउट ऑफ दीज टू विच वन इज बेटर एट टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर बता दिया इन्होंने एट 673 केल्विन। तो देखो मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो उसका जवाब हम कैसे दें। अभी तो हमने सीखा, क्या सीखा, कि एट 673 केल्विन हमारे पास, हम कहते हैं कि कौन बेटर होगा इन दोनों, हमें जिसको भी बेटर बताना है तो बड़े ध्यान से देखिए वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। सीओ जब CO2 में कन्वर्ट होगा, देखो इसकी ऑक्साइड फॉर्मेशन, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, इसकी ऑक्साइड फॉर्मेशन। हमने बताया था ना, कोई भी जो एलिमेंट है उसका कोई ऑक्साइड है, हम उसकी रिडक्शन करना चाहते हैं, उसकी डेल्टा जी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। और जो दूसरा एलिमेंट है, दूसरा जो एलिमेंट है उसकी ऑक्साइड फॉर्मेशन की वैल्यू छोटी, और जितनी ज्यादा छोटी हो उतना वो अच्छा होगा, उतनी डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव आएगी और वो एक इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो इन दोनों में से जिसकी डेल्टा जी की वैल्यू जितनी कम होगी, जितनी कम होगी, डेल्टा जी की वैल्यू, देखो CO टू में कन्वर्ट हो रहा है, ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड फॉर्मेशन, CO का ऑक्साइड फॉर्मेशन, यहाँ पे कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी डेल्टा जी की वैल्यू, इन दोनों में से अलग अलग, देखो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट तो है, क्या पता इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हमने जैसे यहाँ पे कह दिया कि डेल्टा जी की वैल्यू, CO जब CO टू में कन्वर्ट होता है तो इसकी डेल्टा जी की जो वैल्यू है ये कम है, देखो हमने बताया यहाँ पे ये कम है, ये हमें याद रखना है यहाँ पे, या कोई ग्राफ हमें दे रखा उसके बेसिस के ऊपर हम कह पाए। तो जैसे कि जो CO जब CO टू में कन्वर्ट होता है इसकी डेल्टा जी की वैल्यू जितनी कम है, कम है, जैसे हमने लिख दिया किससे, जब CO में कन्वर्ट होता है, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इन दोनों में से CO यहाँ पे और यहाँ पे C है, इन दोनों में से डेल्टा जी की वैल्यू जितनी कम होगी, ऑक्साइड फॉर्मेशन की वैल्यू जितनी कम होगी, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा किसी दूसरे के लिए जिसकी डेल्टा जी की वैल्यू बड़ी है, क्योंकि डेल्टा जी का गैप ज्यादा ज्यादा नेगेटिव में आंसर आएगा। तो ये डाटा हमें क्या कहता है कि कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ऑन दैट बेसिस हम क्या कह पाएंगे कि जो CO है वो कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इजीली, मोर इजीली इनटू द CO2 एज कंपेयर टू कि C जब CO में कन्वर्ट होगा, hence CO is the better reducing agent than the carbon at that particular temperature, that is the 673। मान लीजिए, आप ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये कह दें कि जी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर तो कार्बन जो है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, दे दे कोई टेम्परेचर, तो आप क्या करेंगे, यही बात आप रिवर्स करके लिख देना कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो ऑक्साइड फॉर्मेशन की जो वैल्यू है उसकी कम कर दो, जिसको एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाए। अब क्लियर हो गया होगा ना आपकी सारी बातें। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन बिल्कुल इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, अब ध्यान दें, व्हाई इज जिंक नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जिंक ऑक्साइड थ्रू रिडक्शन यूजिंग CO की हेल्प से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ। देखो अभी मैंने आपको समझा दिया, आपके दिमाग में कुछ कुछ बेसिक आइडिया तो आना शुरू हो गया होगा। तो देखें ध्यान से, द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी वैल्यू, द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन जिंक ऑक्साइड फ्रॉम द जिंक इज लोअर देन CO2। हो गया ना, मैंने अभी बताया था ना कि जो ये ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, हम चाहते हैं कि इससे हमें जिंक मिल जाए, क्या मिल जाए, जिंक। तो इसकी जो ऑक्साइड फॉर्मेशन की वैल्यू है जिंक प्लस O2 प्लस आपका ZnO हमें मिल गया, इसके डेल्टा जी की कोई वैल्यू होगी, वो डेल्टा जी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ना। और जिससे हम रिडक्शन करवाना चाहते हैं, रिडक्शन हम बोलो किससे करवाना चाहते हैं, हम करवाना चाहते हैं CO से। तो जो CO की ऑक्साइड फॉर्मेशन की वैल्यू, मतलब CO जब CO2 में बदलेगा, जब CO से हम रिडक्शन करवाएंगे तो CO में बदलेगा ना, तो डेल्टा जी की वैल्यू कम होनी चाहिए थी, तभी तो ये CO एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा ZnO के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो रिवर्स हो गया कि जो ऑक्साइड फॉर्मेशन की जो वैल्यू है ZnO की, वो आपकी कम है एज कंपेयर टू, बोलो किससे, CO2 से। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे जो नेट डेल्टा जी की वैल्यू क्या नहीं आएगी, बोलो, वो आपकी नेगेटिव नहीं आएगी और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हमने क्या सीखा, जो CO है वो ZnO को रिड्यूस नहीं कर सकता, वो Zn में कन्वर्ट नहीं कर सकता, और हम कह सकते हैं कि Zn इज नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ZnO थ्रू रिडक्शन बाय यूजिंग द CO। और आप इसको मैथमेटिकल तरीके से समझा सकते हैं, उसी टाइप से एज्यूम करके वैल्यूज को, जो अभी मैंने आपको पीछे समझाया था, तो उन चीजों को आप यूज कर सकते हैं। तो ये बड़ी बेसिक सी बातें हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बेसिक चीज है, जो मैथमेटिकल वे है, वो आपको आना ही चाहिए, मैथमेटिकल वे आपको आना चाहिए, आपको खुद भी ये रिएक्शन लिखनी यहाँ पे आनी चाहिए। देखो अभी जैसे
अगर आप मुझसे पूछें कि सर 1 मिनट हमें ये बता दो हम कैसे लिखें, तो बेटा जैसे मैंने अभी आपको बताया आप बिल्कुल वैसे ही तो लिखेंगे ना बेटा। देखो आप ऐसे लिख देना एग्जाम में, मान लीजिए आपको मैथमेटिकल करना हो, जेड एन लिख देना, प्लस में बेटा क्या लिख दोगे यहाँ पे O2 आप लिख देंगे, लिख दोगे ना ऐसे। और फिर आगे क्या लिख दोगे, जेड एन, और इसकी वैल्यू कुछ भी आप छोटी मान लेंगे, मानेंगे ना छोटी, तो डेल्टा जी की वैल्यू आप क्या लिखना है यहाँ पे, मान लीजिए वैसे ही लिख रहा हूँ मैं, 4 है, यूनिट कोई भी हो सकती है, बैलेंस फॉर्म में लिख दिया इसको, मान लीजिए मैंने हाफ O2 लिख दिया, ठीक हो गया बेटा। हम इसकी रिडक्शन है ना सीओ, हमने सीओ की हेल्प से करवाना चाहते हैं, तो सीओ की भी ऑक्साइड फॉर्मेशन की वैल्यू हमने लिख दी सीओ प्लस में O2, देखो मैंने यहाँ पे भी हाफ लिख दिया, और बोलो इसको हम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो CO2 में, ये इसके ऑक्साइड फॉर्मेशन की वैल्यू। तो डेल्टा जी की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 10 है। हम ये चाहते हैं कि जो जेड एन ओ है ना बेटा, ये रिएक्शन नंबर 1 है, ये रिएक्शन नंबर 2 है सेकेंड वाली हमारी, ठीक है। तो हम ये चाहते थे ना यहाँ पे, जैसे मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि हम जेड एन ओ की चाहते हैं रिडक्शन हो जाए, देखो सीओ से रिडक्शन हो जाए, है ना। और क्या मिल जाए हमें, हमें तो यहाँ पे जेड एन मिल जाए, और सीओ जो है इस ओ को लेके, और देखो ये CO2 बन जाए, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हम इसकी डेल्टा जी, हमें ये रिएक्शन ऑब्टेन करनी है, तो इसके लिए हमें रिएक्शन नंबर 1 को तो रिवर्स करना होगा ना। मान लीजिए मैंने रिएक्शन नंबर जो 1 थी उसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे, रिवर्स कर दिया, जस्ट ए मिनट। तो देखो रिएक्शन नंबर 1 को हमें क्या करना है, बोलो यहाँ पे रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो ये था जेड एन ओ को हम इधर लिखेंगे, ये हमें ऑब्टेन करनी है, हमें यहाँ पे इसकी क्या निकालनी है, डेल्टा जी की वैल्यू हमें निकालनी है कि क्या आया आंसर, तभी तो हम कह पाएंगे ना कि जेड एन ओ की सीओ रिडक्शन करेगा या नहीं, ये हमें पता लगाना है। तो रिएक्शन नंबर 1 हमें जेड एन ओ चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो रिएक्शन नंबर 1 में तो राइट हैंड साइड में है, उसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, जेड एन ओ कन्वर्ट हो गया, बोलो किस चीज के अंदर यहाँ पे, ये जेड एन प्लस में बोलो क्या था यहाँ पे हाफ O2, और डेल्टा जी की वैल्यू देखो 4 है, रिएक्शन रिवर्स करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा, तो देखो -4 हो गया। अब CO तो लेफ्ट हैंड साइड में यहीं पे रहेगा, तो CO प्लस में O2 हाफ O2, उसी टाइप से ये CO2 ऑक्साइड फॉर्मेशन वाली जो रिएक्शन थी एस सच रही, डेल्टा जी भी एस सच रहेगा, +10 है तो 10 रहेगा, इन दोनों को देखो जब सम अप करते हैं, इनको कट किया तो ये ऊपर वाली रिएक्शन हमें मिल गई ना, तो देखो ZnO प्लस में ये CO आ गया, और क्या मिला हमें, Zn प्लस में क्या मिला, CO2। डेल्टा जी की वैल्यू बताएं क्या आई यहाँ, डेल्टा जी का आंसर 6 आया, +6 आया, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो नहीं चलेगी रिएक्शन, मतलब CO ZnO की रिडक्शन नहीं कर पाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि भाई जिंक नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जिंक ऑक्साइड यूजिंग CO एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसका आंसर अगर एग्जाम में आपसे लिखवा लें कि ऐसा क्यों, तो आप कैसे लिखेंगे उसका जवाब, आप आंसर ऐसे लिखेंगे। और थोड़े मान लीजिए ये 2 की बजाय 3 की बजाय 4 मार्क्स का आ जाए, तो मैथमेटिकल तरीका कैसे अपनाएंगे, आप कुछ ऐसे अपनाना, आप एजम्पशन लेके तो बता सकते हैं ना, मैथमेटिकल तरीके से समझा सकते हैं ना, तो ऐसे आप साइड में मैथमेटिकल तरीके से उस चीज को समझाना। क्लियर हो गया बेटा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा ऐसा हमने क्यों लिखा। आपने देखा ना कि जो डेल्टा जी फॉर्मेशन है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड है, इज लेस है, बोलो क्या थी, बोलो इज लोअर है। देखो यहाँ पे 4 एज्यूम कर ली, देन बोलो किससे, CO2, जो ऑक्साइड फॉर्मेशन CO का क्या था, CO2, जो जेडेनो की जो फॉर्मेशन की वैल्यू है, जो जेडेनो बना वो कम है एज कम्पेयर टू CO2 जो बना, वो आपकी वैल्यू ज्यादा है, ये हमने लिखा था यहाँ पे। इसीलिए तो आपका जो CO है वो जेडेनो की है, जो CO था जेडेनो की रिडक्शन नहीं कर पाया, क्योंकि नेट जो वैल्यू है डेल्टा जी की पॉजिटिव आ गई, वो तो नेट नेगेटिव आनी चाहिए, तभी प्रोसेस कॉन्टिन्यूस होगी। देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अब सारे क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ Cr2O3, देखो दिस मच ये वैल्यू है, और Al2O3 की वैल्यू है, तो कौन किसकी रिडक्शन कर सकता है, तो क्या Cr2O3 की रिडक्शन एल्यूमिनियम कर सकता है, तो देखो हमने क्या किया, पहली रिएक्शन लिख दी, Cr2O3 की फॉर्मेशन की वैल्यू डेल्टा जी की वैल्यू कितनी गिवन थी, -540 हमने लिख दिया, Al2O3 की वैल्यू कितनी गिवन है, -827 हमने ये लिख दिया। हम क्या चाहते हैं कि क्या Cr2O3 एल्यूमिनियम की रिडक्शन कर देगा, तो हमने वो रिएक्शन लिख दी Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम, मतलब क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगी या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क हमने ये हमें निकालना है। ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, Cr2O3 कौन सी साइड में चाहिए, हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, और ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोलो कहाँ पे है, ये तो आपके राइट हैंड साइड में है। तो हमें क्या करना होगा, रिएक्शन नंबर 1 को रिवर्स कर दें, क्या कर दें, रिवर्स कर दें, और फिर दोनों रिएक्शन को एडअप कर देंगे। देखो रिवर्स किया तो डेल्टा जी जो -540 था वो प्लस हो गया, और दूसरा एल्यूमिनियम तो वहीं पे है आपका,
लेफ्ट हैंड साइड में वहीं पे हमें चाहिए, देखो इस नेट रिएक्शन के अंदर, ये ना वहीं पे, इसको ऐसा सच रखें सेकंड और इनको एडअप कर दें। ओ से ओ आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ओ से बोलो क्या हो गया आपका, ओ कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा यहाँ पे नेट, ये आपकी रिएक्शन। एडअप करेंगे तो माइनस में आपका आंसर आ गया, तो डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस हो सकती है। कहने का अभिप्राय Cr2O3 का रिडक्शन एल्यूमिनियम कर सकता है। तो इस तरीके से हम उस बात को एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर हो गया बेटा? as the value of delta G is negative, so the reduction of Cr2O3 is possible with the aluminium. अब एक अगला जो मेन पॉइंट है, जो बातें अभी हमने की, वो डायग्राम की फॉर्म में भी दे सकते हैं एग्जाम में। डायग्राम की फॉर्म में ध्यान दें, डायग्राम की फॉर्म में देखो कैसे। देखो बेटा यहाँ पे जो ये लिख रखा है ना, ये डीजी नहीं, ये डेल्टा जी है, एक तो ये ध्यान रखना है। क्या है ये, दैट इज द डेल्टा जी। ठीक हो गया? ये डायग्राम है डेल्टा जी और टी के बीच। तो ये जो डायग्राम होता है डेल्टा जी और टी के बीच, जब हम प्लॉट करते हैं और जो हमें डिफरेंट लाइंस हमें मिलती हैं, उसी को एलिंगम डायग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दैट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, हैलाइड, सल्फाइड के लिए हम इस पर्टिकुलर को यूज कर सकते हैं। मोस्टली हम ऑक्साइड के लिए ही इसको देखते हैं। तो एलिंगम डायग्राम क्या है? द डायग्राम विच इज ऑब्टेन्ड, ये हमें कब मिला? बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ। जब हमने ग्राफ प्लॉट किया, किस किस के बीच किया? डेल्टा जी और फॉर्मेशन, हमें ऑक्साइड फॉर्मेशन के लिए या सल्फाइड फॉर्मेशन के लिए या हेलाइड फॉर्मेशन के लिए हमने लिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं हेलाइड या लिख सकते हैं सल्फाइड, जो भी आप लिखना चाहें ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अभी उसके बेसिस के ऊपर हम पीछे देख भी पाए, सल्फाइड का भी हमने देखा था। इज कॉल्ड एज द एलिंगम डायग्राम। ये हमें कुछ लाइनें मिलेंगी ऐसे। अब इनको हम कैसे करें एक्सप्लेन? तो नाउ दिस कॉल्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिंगम डायग्राम। तो एलिंगम डायग्राम में ऐसी हमें कुछ कुछ लाइनें दिखने वाली हैं, और जो लाइनें दिखें, इनकी सेंस क्या है वो अभी हम आपको बताएंगे। पहला करेक्टरिस्टिक में जब हम लिखे तो उसकी डेफिनेशन वाला पॉइंट ही हमें लिखना होता है। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ द एलिंगम डायग्राम इज दैट के व्हाट इज द एलिंगम डायग्राम? तो एलिंगम डायग्राम इज जस्ट ए प्लॉट बिटवीन द डेल्टा जी फॉर्मेशन फॉर द ऑक्साइड, सल्फाइड, हैलाइड एंड द टेम्परेचर के बीच का ये आपका प्लॉट होगा। सेकंड, इट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड। हमने जैसे ऑक्साइड लिखा है, ऐसे फॉर्मेशन ऑफ द सल्फाइड, फॉर्मेशन ऑफ द हैलाइड के लिए भी आप ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद अब इसमें हमें मिलेंगी क्या? वी विल गोट द स्ट्रेट लाइन। अगर हमें कहीं पे स्ट्रेट लाइन मिलती है, देखो मिली ना, देखो ये रही स्ट्रेट लाइन, देखो ये भी मिल गई स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक आ गया, स्ट्रेट रही नहीं। वही सेंस हम आपको बताने वाले हैं। द प्लॉट इन बिटवीन डेल्टा जी फॉर्मेशन फॉर दिस ऑक्साइड, सल्फाइड और द हैलाइड वर्सेस टेम्परेचर गिव द स्ट्रेट लाइन। हमें देखो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी, लेकिन एक्सेप्ट कहीं पे जैसे ब्रेक आ गया, जैसे बी पॉइंट के ऊपर आपको ब्रेक दिख रहा है, तो उस ब्रेक का मतलब क्या है? ये स्ट्रेट ना रह के एकदम देखो आ गया ना, टिल्ट हो गई ये लाइन, जाएंगी ऊपर की डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना। तो क्या हुआ कि आपके, उसका मतलब क्या होगा? जो ब्रेक आने का मतलब ये है कि एक्सेप्ट ड्यूरिंग फेज चेंजेस, जरूर कोई फेज चेंज हो रहा होगा। क्या पता यहाँ पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ हो, क्या पता लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ हो। एंड द फेज चेंजेस इंडिकेटेड बाय द इंक्रीज इन द स्लोप ऑन द पॉजिटिव साइड। तो पॉजिटिव साइड में ऐसे स्लोप आपका इंक्रीज हो गया। क्लियर हो गया? ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द स्लोप ऑफ द लाइन इज पॉजिटिव। द स्लोप ऑफ द लाइन इज पॉजिटिव ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड बिकॉज द डेल्टा एस वैल्यू इज नेगेटिव, क्योंकि उसके दौरान डेल्टा एस वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव रहती है। एंड डेल्टा जी वैल्यू विल बी पॉजिटिव इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, चाहे हम टेम्परेचर ही इंक्रीज क्यों ना कर रहे हो। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस में टी, ब्रैकेट में माइनस टी डेल्टा एस, यानी इस तरह से ये आपका जवाब आना होता है। तो फिर होगा क्या? देर इज ए पॉइंट इन द कर्व बिलो। देखो ये कंडीशन बदलती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन, वो आपको बता रहे हैं, सिर्फ आप इस ग्राफ की तरफ ध्यान दें। देर इज ए पॉइंट इन ए कर्व बिलो विच डेल्टा जी वैल्यू इज नेगेटिव। डेल्टा जी वैल्यू इज नेगेटिव, दैट इज द, जो भी मेटल ऑक्साइड होगा दैट इज स्टेबल अबव दैट पॉइंट। तो जो मेटल ऑक्साइड है इट गेट डिकम्पोज। कहने का अभिप्राय, जैसे मैंने आपको बताया, कौन किसकी रिडक्शन कर सकता है? देखो ऑक्साइड फॉर्मेशन दो दे दिए बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना। एल्यूमिनियम की ऑक्साइड फॉर्मेशन की लाइन देखो, ये ऊपर वाली है, ऊपर वाली है ना, इसकी ये डेल्टा जी वैल्यू देखो यहाँ पे होगी ना बेटा, यहाँ पे कोई ना कोई डेल्टा जी वैल्यू, और देखो ये बड़ी है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना। मान लीजिए ये वैल्यू 10 है, मान लीजिए, ठीक हो गया बेटा। और नीचे वाला तो ये तो नीचे है ना मैग्नीशियम, इसकी डेल्टा जी वैल्यू 4 है बेटा यहाँ पे। और ये डेल्टा जी में क्या क्या चेंज आ रहा है, ये तो जैसे जैसे ग्राफ चलेगा आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं ना, कि बेटा देखो कहाँ पे क्या वैल्यू है ना। ऐसे इसकी भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं कि किसकी कहाँ पे देखो डेल्टा जी वैल्यू क्या होगी। एट ए देखो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, मैंने बताया था ना, जो डेल्टा जी की वैल्यू इस पर्टिकुलर, देखो ये जो शुरू में जो टेम्परेचर है यहाँ पे, देखो इनिशियल पॉइंट जो है यहाँ पे, ये मान लीजिए 4 है, 10 है, जो भी है, ठीक हो गया ना। ये लिखी मिलेंगी वैल्यू अगर न्यूमेरिकल आता है तो। ये जो वैल्यू है, इसमें आपने क्या देखा, मैंने अभी आपको समझाया था ना कि कौन किसकी रिडक्शन कर सकता है। वो मेटल ऑक्साइड, जैसे एल्यूमिनियम मेटल ऑक्साइड है,
इसकी अगर नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पे देखें तो इसकी डेल्टा जी वैल्यू देखो 10 है, बड़ी है, और नीचे वाले मैग्नीशियम ऑक्साइड से बड़ी है ना। तो इसका मतलब Al2O3 की रिडक्शन Mg कर सकता है। कैसे करेगा, रिवर्स करके लिखेंगे ना इस रिएक्शन को। देखो कैसे लिखेंगे, हम ऐसे ही तो लिखेंगे इस रिएक्शन को कि Al2O3 की जो रिडक्शन है, हम ये चाहते हैं क्या मैग्नीशियम कर सकता है, मीन्स क्या ऐसा हो सकता है कि हमें एल्यूमिनियम मिल जाए और आगे बोलो क्या बन जाए, ये MgO बन जाए। तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा बताओ, Al2O3 हमारे पास कहाँ पे आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में। कब आएगा इस रिएक्शन के इधर, ये कब आएगा, रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, जो 10 है ये -10 हो जाएगा, Mg यहीं पे रहना चाहिए, यहीं पे है, तो -10 और 4 -6 आ गया ना बेटा आंसर। वही हम कह रहे हैं कि एलिंगम डायग्राम के बेसिस पे आप कैसे समझे, वही जो हमने बताया, कोई भी मेटल ऑक्साइड जिसकी डेल्टा जी फॉर्मेशन की वैल्यू बड़ी है उसका रिडक्शन कर सकता है। कौन, जिसके ऑक्साइड फॉर्मेशन, कोई भी एलिमेंट है उसकी ऑक्साइड फॉर्मेशन की वैल्यू क्या हो, छोटी। वो छोटी कब होगी, इसका मतलब एलिंगम डायग्राम में उसका कर्व नीचे होना चाहिए। कोई भी जो एलिमेंट है जिसके ऑक्साइड फॉर्मेशन की जो लाइन है, उसका जो कर्व है एलिंगम डायग्राम में वो नीचे है, वो एलिमेंट जिसका कर्व ऊपर है उस एलिमेंट के ऑक्साइड की रिडक्शन कर सकता है, उसका रिडक्शन कर सकता है। तो यही देखें आप, देर इज ए पॉइंट इन द कर्व बिलो विच डेल्टा जी वैल्यू इज नेगेटिव आएगी, किसी पॉइंट के बाद आएगी। आप इस पॉइंट ए को देखो बेटा, यार इस ए के बाद क्या हो गया, जो ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन थी ना बेटा, देखो ये जो टेम्परेचर है, देखो ये जो भी रिक्वायर्ड टेम्परेचर था है ना, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये जो पॉइंट था ना बेटा, देखो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली, देखो ये कर्व तो देखो ऊपर चली गई है ना। तो ऊपर जाने का मतलब क्या है, इसके हर पॉइंट के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की डेल्टा जी वैल्यू देखो बड़ी हो जाएगी ना, देखो ये बड़ी हो जाएगी ऐसे। और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो किसी भी पॉइंट के ऊपर देखें इस ए पॉइंट के बाद, वो तो नीचे रहेगी ना। इसका मतलब किसकी ऑक्साइड फॉर्मेशन वैल्यू ऊपर चली गई, Mg की ऊपर। मतलब ए पॉइंट के ऊपर जो भी टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के बाद इससे बड़ा टेम्परेचर कर दें तो क्या कह रहा है ये हमारा कर्व, कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की डेल्टा जी वैल्यू बड़ी हो जाती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की डेल्टा जी वैल्यू छोटी हो जाती है। इसका मतलब अब एल्यूमिनियम MgO की रिडक्शन कर सकता है आफ्टर दैट पॉइंट ए का मतलब आफ्टर दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, जो भी यहाँ पे लिख रखा हो 1000 केल्विन या जो भी लिख रखा हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यानी ये जो कर्व है, ये जो अभी हमने बातें बताई, ये जो लाइन आपको दिखाई देगी, दिस कर्व एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन ऑफ द कॉमन मेटल एंड सम रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक कार्बन एल्यूमिनियम, जो भी है, क्योंकि एक के ऑक्साइड की किसी दूसरे एलिमेंट को रिडक्शन करनी ही है, तो इस पूरे एलिंगम डायग्राम के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स की ऑक्साइड फॉर्मेशन के ग्राफ है ये, या सल्फाइड ऑक्सीजन और सल्फाइड फॉर्मेशन के अलग से ले सकते हैं, हेलाइड फॉर्मेशन के अलग से ले सकते हैं। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। मतलब एलिंगम डायग्राम कोई और नहीं, एक प्लॉट होगा, किसके बीच होगा, ऑक्साइड फॉर्मेशन का, डिफरेंट 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 डिफरेंट। ये तो सिर्फ मैंने दो दिखाए हैं, ऐसे दो नहीं, 10 20 50 कितने भी एक ही प्लॉट के अंदर होंगे बेटा, एक ही ग्राफ होगा ये, एक ही के अंदर मैनी लाइंस आएंगी, तभी तो हम देख पाएंगे किसकी ऑक्साइड फॉर्मेशन की जो कर्व है वो ऊपर है और किसका नीचे है। तो ऊपर वाले की रिडक्शन नीचे वाला कर सकता है, अभी मैंने आपको समझाया। तो दिस टाइप ऑफ डायग्राम कैन बी ड्रॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर द सल्फाइड, फॉर द हेलाइड ऑल्सो, ये ऑक्साइड के लिए था ऐसा। अब लिमिटेशन क्या है इसकी एलिंगम डायग्राम, एलिंगम डायग्राम हमें ये तो बता देगा डेल्टा जी की वैल्यू कब आएगी नेगेटिव, कौन किसकी रिडक्शन कर देगा, ये तो हमें बता देगा, बट बता देगा ना ये स्पॉन्टेनियस है या नहीं, डेल्टा जी की वैल्यू मैथमेटिकल तरीके से हम निकाल लेंगे, लेकिन इट कैन नॉट एक्सप्लेन अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की रफ्तार क्या होगी उसके बारे में ये नहीं बता पाएगा। इट प्रिज्यूम्ड दैट के रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट, ये हमेशा ये मान के चलता, हमने बताया था ना डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के, डेल्टा जी का रिलेशन के साथ ही है, तो के होना ही चाहिए, के की कुछ वैल्यू होनी चाहिए तभी डेल्टा जी की कुछ वैल्यू आएगी। इसने हमेशा एज्यूम किया के की कुछ वैल्यू है, के की वैल्यू कब होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कब होगी, जब कंटेनर के अंदर अकेले रिएक्टेंट नहीं है या अकेले प्रोडक्ट नहीं, मींस रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है। जब कुछ रिएक्टेंट भी है, रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए, कुछ प्रोडक्ट भी है, बट इट मींस कि डेल आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच क्या सेटअप हो चुका है, इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है। क्या सेटअप हो गया है बोलो, इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है। तो इट प्रिज्यूम्ड दैट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन इक्विलिब्रियम व्हिच इज ऑलवेज नॉट द ट्रू, ऐसा हमेशा नहीं होता किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखो, जो बातें मैंने आपको बताई वही सेम डायग्राम यहाँ पे है आपके डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर के बीच है, बोलो किसके बीच है, डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच है। तो अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग पॉइंट है, बड़े ध्यान से देखें। Explain under what condition the Mg can could reduce Al2O3 and Al can reduce MgO, हमें ये बताना है कब Mg Al2O3 की रिडक्शन कर देगा।
कब कर देगा बोलो? ए पॉइंट से पहले। ए पॉइंट से पहले आप देखें Al2O3 की डेल्टा जी वैल्यू बड़ी रहेगी और MgO के फॉर्मेशन की, ऑक्साइड फॉर्मेशन की वैल्यू छोटी रहेगी ए पॉइंट से पहले। तो देखो हमारा आंसर क्या है? बिलो पॉइंट ए पॉइंट से पहले जो कर्व है फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 का, ये ऊपर ही रहेगा, अबो द कर्व ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन ऑफ MgO से ऊपर रहेगा। हेंस नेट डेल्टा जी वैल्यू, जैसे मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बता भी दिया, समझा भी दिया था, विल बी नेगेटिव रहेगी। इसलिए Mg Al2O3 की क्या कर देगा? रिडक्शन कर देगा इस ए पॉइंट से पहले। लेकिन ए पॉइंट से ऊपर चले गए तो क्या होगा? ए पॉइंट से ऊपर वाले टेम्परेचर पे चले गए तो क्या होगा? MgO की कर्व देखो ऊपर चली गई ना, ये MgO की कर्व ऊपर चली जाएगी। Al2O3 वाली देखो ये जो कर्व आ रही थी, ये आपकी नीचे रह जाएगी। तो फर्दर अबो पॉइंट ए पॉइंट से ऊपर द कर्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ A2O3 इज बिलो, वो नीचे आ गई ना, देखो नीचे आ गई, देखो ये यहाँ पे। देन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ MgO, नेट वैल्यू जो डेल्टा जी की है वो अब पॉजिटिव नहीं रहेगी आपके, मतलब आपका Mg रिडक्शन नहीं कर पाएगा Al2O3 की, बल्कि कौन किसकी रिडक्शन कर पाएगा? अब MgO की रिडक्शन Al कर पाएगा। तो ये डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव होगी। डेल्टा जी वैल्यू अब नेगेटिव कब आएगी? जब हम कैसे क्या बात कहें कि नाउ द Al कैन रिड्यूस द MgO। अगर ये रिएक्शन हम लिखेंगे Al प्लस MgO उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, वो वैल्यूज लेते हुए, वैल्यू कहां से आएंगी? देखो मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है, इसके ऊपर डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे डॉट 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 करके हमें ऑब्टेन होगी ना जो वैल्यू है। और इसी पर्टिकुलर देखो सेम टेम्परेचर के ऊपर देखो डेल्टा जी की वैल्यू अगर हम देखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो वो यहाँ पे आएगी। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट था वाई रिडक्शन ऑफ Al2O3 विद MgO। लेकिन जब हम मान लीजिए, ठीक है, ये हमने मान लिया कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो कर्व है ऑक्साइड फॉर्मेशन की वो नीचे रह गई, MgO की ऊपर चली गई। लेकिन अगला क्वेश्चन बन गया कि व्हाई द रिडक्शन ऑफ Al2O3 विद मैग्नीशियम नॉट टेक्स प्लेस एट द रूम टेम्परेचर इन स्पाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी तो चाहिए थी ना, ये चीज हमने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी। सो समथिंग हीटिंग इज रिक्वायर्ड, और वो मैंने बताया। देखो जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हाई टेम्परेचर किया, तभी तो आपकी MgO का कर्व ऊपर चला गया और Al2O3 ऑक्साइड फॉर्मेशन एल्यूमिनियम का कर्व आपका नीचे आ गया। समझ गए हो गया पॉइंट नंबर 2 का जवाब भी। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। व्हाई द एल्यूमिनियम मेटल इज नॉट यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ द MgO। वो अच्छी बात है कि आपकी Al2O3 का जो कर्व है मान लीजिए वो नीचे रह गया। ठीक है कि MgO का ऑक्साइड फॉर्मेशन का कर्व ऊपर चला गया आफ्टर पॉइंट ए। आफ्टर दैट हाई टेम्परेचर, इसके ऊपर जाएंगे तो बेटा टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है ना, और उस हाई टेम्परेचर को अचीव करना तो इजी नहीं, क्या पता वो कितना ज्यादा हो गया। हमने तो यहाँ पे वो वैल्यू लिख नहीं रखी, लेकिन क्वेश्चन आ गया हमारा ऐसा। क्या आ गया? explain why the aluminum metal is not used for the reduction of MgO in the metallurgy of magnesium। हम अक्सर Al एल्यूमिनियम को यूज नहीं करते MgO की रिडक्शन के लिए। ऐसा क्यों? बिकॉज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ MgO, जो हमें टेम्परेचर चाहिए, दैट इज वेरी हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। वो हमने कर्व से भी दिख रहा है, ए से बाद में जाके ही तो आपका MgO का कर्व ऊपर आता है Al2O3 के कर्व से। So that is not economical, that technologically no is not possible। ये टेक्नोलॉजिकल डिफिकल्ट है, उसको ऑब्टेन करना इजी नहीं है, क्योंकि हाई टेम्परेचर को अचीव करना इतना इजी तो होता नहीं। सो द एल्यूमिनियम इज नॉट यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ MgO, क्योंकि हमने बताया ना, देखो उसी मेटलर्जिकल स्टेप को, उसी को हम यूज करेंगे जो इकोनॉमिकल हो, बेनिफिशियल हो। यही तो डेफिनेशन है हमारी मेटलर्जी की, कि द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट, the process of the extraction of the element from there, or in the economical and the beneficial way, that called the metallurgy। उसी को metallurgy कहते हैं। अब आगे देखें व्हाट पॉइंट बी। हमने बताया था ना ये कर्व हमारे ऑक्साइड फॉर्मेशन की हमेशा पॉजिटिव होती हैं और स्टेट चलती है, लेकिन कहीं पे अगर ब्रेक आ जाए, जैसे बी पॉइंट के ऊपर ये स्टेट नहीं रही, स्टेट तो ऐसे होती ना कि ये सीधी है, ऐसे तो नहीं रही। देखो इसमें एकदम शार्प चेंज आ गया। तो व्हाट इट रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट ये करता है कि यहाँ पे कोई फेज चेंज हुआ है, फ्यूजन हुआ है, वेपराइजेशन हुआ है। अगला क्वेश्चन, is it true that under certain condition Mg can reduce SiO2 and Si can reduce MgO? What are those condition? वही कंडीशन देखो जो अभी हमने आपको बता दी, कर्व के बेसिस के ऊपर। यही तो देखना है किसका कर्व ऑक्साइड फॉर्मेशन का कर्व ऊपर है, किसका नीचे है। तो मीन्स जैसे हमने ये ऑक्साइड फॉर्मेशन की दोनों की रिएक्शन लिख दी, तो मीन्स द टेम्परेचर रेंज, वही हमें एलिंगम डायग्राम के अंदर टेम्परेचर रेंज देखना है। तो द टेम्परेचर रेंज इन विच, वो टेम्परेचर रेंज जिसमें MgO की ऑक्साइड फॉर्मेशन की वैल्यू अगर कम होगी, तो उस वक्त जो Mg है किससे कम होगी? SiO2 से कम होगी। तो मीन्स SiO2 की बड़ी है, तो उस वक्त Mg रिडक्शन कर देगा SiO2 की।
क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू मैग्नीशियम ऑक्साइड की कम है, मतलब कर्व उसका नीचे है, और SiO2 का कर्व ऊपर है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, तो mg रिडक्शन कर देगा। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर रेंज बढ़ गई, जहां पे क्या हो गया, जो डेल्टा जी वैल्यू वो कम हो गई, मतलब सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 का कर्व मान लीजिए नीचे आ गया उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, जैसे अभी आपको सिखाया गया था, MgO का कर्व ऊपर चला गया, तो फिर क्या होगा, ऊपर वाले के ऑक्साइड की अब रिडक्शन नीचे वाला करेगा। तो मीन्स अब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद सिलिकॉन किसकी रिडक्शन कर सकता है, MgO को Mg में कन्वर्ट कर सकता है। एलिंगम डायग्राम के बेसिस पे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, बड़ी बेसिक सी। तो एलिंगम डायग्राम की नॉलेज हमें होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे टेम्परेचर रेंजेस भी लिख दी है। अब अगला क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द कंडीशन अंडर विच एल्यूमिनियम माइट बी एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द MgO। अभी वो एलिंगम डायग्राम भी हमने ले लिया था, वो टेम्परेचर भी हमने बता दिया था। एलिंगम डायग्राम में देखो टेम्परेचर गिवन मिलेगा, मैंने डायरेक्ट वो वैल्यू यहाँ पे लिख दी है कि अबो द टेम्परेचर 1350 डिग्री सेल्सियस मीन्स अबो द टेम्परेचर 1350 डिग्री सेल्सियस, आपका जो डेल्टा जी की जो फॉर्मेशन की जो वैल्यू है Al2O3 की फ्रॉम Al, वो क्या है बोलो, वो अगर कम है, Al2O3 की वैल्यू क्या है, कम है, मतलब Al2O3 का कर्व नीचे आ गया और MgO का ऑक्साइड फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम का कर्व ऊपर चला गया, तो फिर आपका Al किस रिडक्शन कर देगा, MgO की कर देगा अबो दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। लेकिन अभी हमने बताया था दैट इज नॉट इकोनॉमिकल एंड बेनिफिशियल, पीछे क्वेश्चन हमारा ऐसा आया तो था ही, लेकिन ये क्वेश्चन था कि कब ऐसा हो सकता है, तो कब की बातें बता दी कि हाई टेम्परेचर के ऊपर वो ये टेम्परेचर होता है। क्लियर हो गया बेटा, आ गया समझ में? अब अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ दीज टू C एंड CO विच इज द बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द ZnO, हमने ये पहले भी डिस्कस कर लिया। देखो इसकी रिडक्शन इन दोनों में से कौन करेगा, इन दोनों की ऑक्साइड फॉर्मेशन की वैल्यू होगी, मतलब जब अगर सी कार्बन को यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन CO2 में बदलेगा, तो ये जो कार्बन CO2 में बदलेगा, अपने ऑक्साइड में बदलेगा, उसकी ऑक्साइड फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी है, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है। CO में बदलेगा, उसकी ऑक्साइड फॉर्मेशन की वैल्यू कितनी है, जिसकी कम होगी, हम चाहते हैं ना कि ZnO की रिडक्शन तो हम करवाना चाहते हैं, ZnO की डेल्टा जी की वैल्यू बड़ी हो, मतलब Zn का जो ZnO फॉर्मेशन का कर्व एलिंगम डायग्राम में ऊपर ही रहना चाहिए और इन दोनों का नीचे रहना चाहिए, और इन दोनों में से जिसका ज्यादा नीचे है, जिसका ज्यादा नीचे है, और किसका नीचे रहेगा किसका ऊपर, वो भी तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो कर्व एक दूसरे को क्रॉस भी तो कर जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक इन C और CO में से जिसका फॉर्मेशन का ऑक्साइड फॉर्मेशन का कर्व जिसका नीचे है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, वही बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन के लिए। तो आप इस कर्व में देखें, बड़े ध्यान से देखो, आप देख पाना, आप यहाँ पे देखें, देखो आपकी हर लाइन को आप बड़े ध्यान से बेटा यहाँ पे देखेंगे, देखो कौन सा किसका है, देखो ये तो है जिंक और जिंक ऑक्साइड में देखो कन्वर्ट हो गया, ये तो है ये कर्व, देखो ये वाला कर्व यहाँ तक चला, यहाँ तक चला, यहाँ पे ब्रेक आ गया, मतलब कोई ना कोई फेज चेंज हुआ, स्टेट तो रहा नहीं ना, ये फेज चेंज को बताता है, ये पॉइंट बोलो किस चीज को बताता है, फेज चेंज। फिर देखो ये कर्व चला गया, ये ऐसे चला गया, कब किसको क्रॉस किया, ध्यान से देखें, ये जो लाइन है ना बेटा, देखो ये वाली लाइन किसकी है, C+O2, C+O2, तो C+O2 CO में बदल गया। इस ये कर्व देखो कहां से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ बेटा देखो यहां से, देखो यहां से हुआ बेटा स्टार्ट, देखो ये यहां से, यहाँ पे तो क्या है, ये जो कर्व है आपका कार्बन, देखो ये कार्बन, ये एक इसका कर्व तो बेटा ऊपर आ गया ना, CO में जो बदल रहा है ये तो ऊपर आ गया। जिंक का तो कहने का अभिप्राय यानी जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन कब हो पाएगी, देखो नहीं हो पाई, नहीं हो पाई, देखो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आया, देखो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आया, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अब जो जिंक ऑक्साइड का कर्व देखो ऊपर आ गया है, और कार्बन ऑक्साइड का जो CO का कर्व देखो नीचे आ गया है, तो हम देखो इस टेम्परेचर, देखो ये वाला जो टेम्परेचर था, देखो ये वाला जो टेम्परेचर है बेटा, देखो ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ये जो भी होगा एग्जैक्ट आप देख सकते हैं, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर से पहले तो जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन कोई कर ही नहीं सकता ना, ना कार्बन कर सकता, ना कार्बन मोनोऑक्साइड कर सकता, क्योंकि कार्बन जो मोनोऑक्साइड है यहाँ पे अगर आप देखें, अब कार्बन की भी दो तरह की रेंज है बेटा, एक तो वो कर्व था जब कार्बन कार्बन ऑक्साइड में बदल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में, एक दूसरी ये भी तो है जब कार्बन बोलो किस में बदल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बदले बदले, तो मीन मतलब ये तो कब आएगा, ये तो और भी हाई टेम्परेचर के ऊपर आएगा बेटा, और भी आगे कर्व इसको कट ऑफ करेगा, देखो ये जो पॉइंट है इसके बाद देखो यहाँ पे जाके अब जिंक ऑक्साइड देखो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ध्यान दें, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर देखो यहाँ तक तो जिंक ऑक्साइड का कर्व नीचे ही है ना बेटा, तो ये जो कट है, कट के बाद ही तो ऊपर आया है, अब यहाँ पे कर सकता है, ये जो कार्बन जब CO2 में बदल रहा है, मतलब कार्बन अब रिडक्शन किसका कर सकता है, ZnO का कर सकता है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का, देखो वो ये कर्व है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड का कर्व देखें, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है, देखो जिंक ऑक्साइड के कर्व से ऊपर ही है ऊपर ही है, यहाँ पे भी देखो ऊपर ही है, ये भी देखो ऊपर ही है, ये भी ऊपर ही है। क्या पता ये कौन सा पॉइंट आएगा, यहाँ पे देखो ऐसे चल के कौन सा पॉइंट आएगा, क्या पता ये कब जाके इसको देखो ऐसे कब, क्या पता कहाँ पे जाके ये कट करेगा, है ना कभी तो कट करेगा। तो कोई हायर टेम्प होगा ना कहीं तो कट, जहां पे देखो ये जिंक ऑक्साइड का कर्व देखो ऊपर आ गया, हो गया ना, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड का जो कर्व था ऑक्साइड फॉर्मेशन का, ये अब नीचे आ गया। तो ये देखो ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा ना बेटा, देखो ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ जेडएनओ की रिडक्शन कर सकता है, लेकिन जो कार्बन है वो कब कर पाएगा, इसके ऊपर देखो इस पॉइंट के ऊपर आके, तो जिंक ऑक्साइड का कर्व ऊपर आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड का कर्व नीचे आ गया। अब आप क्लियर समझ गए होंगे। तो इन दोनों में बताएं कौन पहले रिडक्शन कर पाया, ये कार्बन कर पाया ना बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड तो देखो यहाँ पे इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर जाके करता है। तो आउट ऑफ दीज टू कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी डेल्टा जी की वैल्यू कम रही हो, जिसकी डेल्टा जी की वैल्यू बोलो क्या रहे, कम। तो इन पर्टिकुलर टेम्परेचरों तक तो कम है ही नहीं ना, जिंक ऑक्साइड का कर्व ही नीचे है, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ही जिंक ऑक्साइड का कर्व ऊपर जाता है, और किसका पहले नीचे रहा वो हम यहाँ पे सीख पाए। तो द रिडक्शन ऑफ द जेडेनो टू जिंक इज यूजली कैरिड आउट एट दैट पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर। मैंने बताया ना इतना टेम्परेचर हमें चाहिए ही, वो एग्जैक्ट हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन लगा के हम देख सकते हैं, ये मैंने रफ डॉटेड लाइन लगाई थी। तो लेकिन यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, द रिडक्शन ऑफ द जिंक ऑक्साइड टू जिंक इज यूजली कैरिड आउट दैट हायर टेम्परेचर, नॉट एट द नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जिंक ऑक्साइड फॉर्मेशन का जो कर्व है वो नीचे ही रहता है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड से भी, और कार्बन ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है कहां से बना, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑक्साइड फॉर्मेशन से। फ्रॉम द गिवन कर्व क्या दिखा, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट कि अबो टेम्परेचर 1073, 1073 देखो जो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाई थी ना बेटा, ये डॉटेड लाइन, द फॉर्मेशन ऑफ सीओ फ्रॉम सी इज लेस देन, बोलो किससे है, आपकी जेडेनो से, नीचे ही था मैंने बताया ना आपको। आपका क्या है बोलो, डेल्टा जी की वैल्यू कम है, क्या है बोलो, कम हो जाएगी उसकी, और जिसकी वजह से क्या होगा, लेकिन अबोव दैट टेम्परेचर द गिव्स फ्री एनर्जी वैल्यू ऑफ CO2 फ्रॉम सी इज लेसर, वो अब आपकी कम हो चुकी है, बोलो क्या होगी इस टेम्परेचर के बाद, इसकी कम हो गई, और आपके जिंक ऑक्साइड की वैल्यू बोलो क्या हो गई, ज्यादा। सो कार्बन कैन रिड्यूस इजिली द जेडेनो। तो ये जो पॉइंट था, ये कार्बन कब कर पाया बोलो रिडक्शन इसकी, इस पॉइंट के बाद, देखो ये है पॉइंट, ये है वो टेम्परेचर अबोव दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर जो हमने यहाँ पे लिखा। क्लियर हो गया ना यहाँ पे आप, इस पॉइंट का मतलब, हेंस द कार्बन कैन इजीली रिड्यूस द जेडेनो एज टू द जेडेन, और कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसका कर्व तो काफी ऊपर रहता है। क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें, द गिव्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ CO2, जो CO2 की फ्रॉम सीओ से जो ये CO2 बन रहा है, इसकी जो ऑक्साइड फॉर्मेशन का जो कर्व है ये हमेशा ऊपर ही रहता है, इज ऑलवेज हायर देन द गिव्स फ्री, इस जो जेडेनो वाले कर्व से बोलो क्या रह रहा है ऊपर, पता नहीं कब कौन से टेम्परेचर के ऊपर जाके वेरी हाई टेम्परेचर जिसको हम अचीव ना कर पाए, और उसको मान लीजिए अचीव कर पाए तो तभी हम वो कंडीशन लिखेंगे। तो हमेशा ही ऊपर रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सीओ से बना, जिंक ऑक्साइड के ऑक्साइड फॉर्मेशन वाले कर्व से हमेशा ऊपर ही रहता है, इसलिए सीओ कैन नॉट रिड्यूस द जेडएन, तो इसलिए वो जेडएन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। सो विच वन इज बेटर, सो कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन द सीओ फॉर द फॉर रिड्यूसिंग द जेडएन। देखो बेटा मैं ये कह रहा हूँ आपको क्रैम नहीं करना होता, ये जो एलिंगम डायग्राम है ना ये गिवन मिलेगा, और जब ये गिवन मिलेगा तो उसके अनुसार आपको जवाब देना। मान लीजिए कोई एग्जामिनर उल्टा लिख दे पेपर में, आप ये नहीं कहेंगे सर क्यों लिख दिया, अभी सर आज आप तो आपने हमें ये समझाया कि कार्बन मोनोऑक्साइड का ऊपर ही है, मान लीजिए लिख दिया एग्जामिनर ने, एग्जाम में आ गया, आपको एलिगम डायग्राम को देख के जवाब देना है। जहां पे CO कन्वर्ट हो रहा है ये CO2 में, ये वाले की बजाय C+O2 CO2 लिख दें, और जहां पे ये C+CO2 जो कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे CO+O2 CO2 लिख दें, है ना, मान लो ले दिल के पेपर के अंदर ऐसा दे दें, तो आपको इस एलिंगम डायग्राम को देखना है, उसके अनुसार जवाब देना, उसके अनुसार बताना है कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। हमने आपको ये तो बता ही दिया अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। पहली बात, कौन किसकी रिडक्शन करेगा, जिसका कर्व ऊपर है, जिस मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन का कर्व ऊपर है उसकी रिडक्शन कर सकता है, कौन, नीचे वाला, ये तो हो गया। अब नीचे वाला कौन, जिस जिसका कर्व जितना ज्यादा नीचे हो वो उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा उस पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन करने के लिए। अब इसके अंदर भी आप यहाँ पे देख पाएंगे द चॉइस ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट,
in the particular case depend upon the thermodynamic factor. How do you agree with the statement? Sport your opinion. इस पूरे कर्व के अंदर आप देख पा रहे हैं कि कौन किसकी रिडक्शन कर पाएगा। तो इस पूरे कर्व के अंदर आप बड़े आराम से देख के बता सकते हैं कि जो डेल्टा जी और टी के बीच जो ऑक्साइड फॉर्मेशन है, देखो कितने सारे कर्व आपको दिख रहे हैं, और इन्हीं को देखते हुए आप इन बातों को एक्सप्लेन बड़ी आराम से कर पाएंगे। तो जिसका कर्व ऊपर है उसका रिडक्शन कर देगा, जिसका कर्व नीचे है, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। तो इनके अंदर जितने भी दे रखे हैं, आप किसी की भी रिडक्शन किसी दूसरे के द्वारा दे के आप बता सकते हैं, और बड़ी आराम से उस बात को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस Cu2O, ऐसा क्यों? एल्यूमिनियम वाला कर्व ये रहा, और कॉपर वाला कर्व बोलो कहाँ पे, जहां पे भी आपको दिखाई दे इसके अंदर कॉपर वाली लाइन, देखो ये रही आपके, देखो ये रहा ऊपर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या दिख रहा है बोलो आपको, यहाँ पे कॉपर वाला कर्व के अंदर ये रहा सबसे ऊपर लाइन है, देखो ये रही Cu+O2, Cu+O2, Cu2O बन गया यहाँ पे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसका हम बड़ी आराम से कर को देख के एग्जाम में आप जवाब दे देना, तो ये कोई मुश्किल काम होगा नहीं। क्या Mg रिड्यूस कर सकता है ZnO को? आप Mg कर सकता है, ZnO की लाइन देखें, ये रही ZnO की लाइन, Mg की लाइन देखो तो ये रही Mg की लाइन। तो इसका मतलब Mg का जो मेटल ऑक्साइड है MgO फॉर्मेशन की, वो कर्व नीचे, मतलब ये जो Mg है ये किसकी रिडक्शन कर सकता है, ये ZnO की रिडक्शन कर सकता है। क्लियर हो गया? तो ये सारी कुछ बातें थी। सो दैट ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, कि किस तरीके से आप डेल्टा जी को यूज करते हुए थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई कर सकते हैं आपकी मेटलर्जी के अंदर, और कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सी रिडक्शन प्रोसेस पॉसिबल है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। सो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो कोई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ऑफलाइन क्लास में आके मेरे से आप समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।